आने वाले एपिसोड में आप आना चाहते हैं तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पे। तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उस ईमेल में अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए और प्लस डिटेल में ये बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं। Today's topic that we have chosen is self-respect. Why we have chosen this topic? Because this is a very cliche word. Like हम लोग बहुत समझते हैं कि self-respect होनी चाहिए. Relationship में you go to any counselor. Okay, then that person says कि अपनी boundaries maintain करो, अपनी self-respect रखो. Okay, and respect yourself. ये हम लोग ने इतना ज़्यादा सुन लिया है, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली। आई मीन हम लोग अलग अलग हर जगह फिलर्स में ये वर्ड यूज़ कर देते हैं, ठीक है, बट इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट मीनिंग होती है। सो वी आर नॉट एबल टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन कि व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली। सर हम जब ये जान जाएं कि हाँ व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, अभी तो हम इसी में क्लियर नहीं है। इफ़ वी नो व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट देन हम जानेंगे कि हाँ अगर हमारे अंदर ये कमी है, अब हम जानते ही नहीं तो हम उस चीज़ को फुलफ़िल कैसे करेंगे। हम पहले जानें कि क्या है वो चीज़, देन अच्छा हम कहीं किसी क्वालिटी में लैक कर रहे हैं तो उसे और अपने अंदर इनकलकेट करें, किस लेवल तक इनकलकेट करना है वो जानें। सो दैट इज़ माई क्वेश्चन। सर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे कि इन्होंने कहा है कि हम अपने आप को समझें उस चीज़ में, और एक फैक्टर सेल्फ रिस्पेक्ट का ये आता है कि वी आर सीकिंग अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन इफ़ वी आर लैकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसमें कहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट का रोल है, और क्या हम वैलिडेशन सीख करना बंद कर देंगे आफ्टर वी आर मतलब कंप्लीटली सेल्फ रिस्पेक्टिंग आवरसेल्फ? तो यहाँ से सेशन को शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? जब हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है सेल्फ, एक है रिस्पेक्ट। सेल्फ का मतलब क्या है कि फंडामेंटली वी आर ऑल एट द सेम लेवल। हमें सामने वाले के साथ में वैसे ही बिहेव करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में बिहेव करे, और ऐसे ही हमें सामने वाले को क्लियर करना है कि ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि एक बार वो क्रॉस हो जाती है तो वो फिर कहां तक जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो हमने सेल्फ को डिफाइन किया, विच इज उसकी जो फाउंडेशन है दैट इज इक्वालिटी, और रिस्पेक्ट की जो फाउंडेशन है दैट इज फेयरनेस। क्योंकि एक रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, एक गिव एंड टेक होता है, दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। तो जब तक वो फेयरली हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत कॉमन है एक टर्म हाउसवाइफ। तो अगर कोई है जो कि घर को मैनेज कर रही है तो वो छोटी चीज नहीं है, इनफैक्ट वो सबसे बड़ी चीज है। अब अगर हम ये बोल दें वो सबसे बड़ी चीज है और वो अपनी इस पोजीशन को डोमिनेट करने लग जाए मेरी इस बात को सुन करके, वो भी गलत हो गया। क्योंकि वो क्या मैनेज करेगी अगर पैसा ही नहीं है मैनेज करने के लिए? तो पैसा भी इंपॉर्टेंट है और घर को मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है। घर में क्या आ गया? घर आ गया, बच्चे आ गए, जो भी कुछ घर से रिलेटेड है वो सब कुछ आ गया। तो अगर दोनों इस बात को समझते हैं कि हम दोनों मिल करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर इक्वल पार्टनर्स, तो फंडामेंटली जो ये प्रॉब्लम है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये कभी नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर किसी को पनिश भी करना है तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर आप खुद उस पोजीशन में हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए। हमने भी तो बहुत गलतियां करी है, किसने नहीं करी? तो जब हम गलती करते हैं हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको समझे, बट हम नहीं समझते हैं। हम जबरदस्ती उसको फोर्स करते हैं बार बार अपोलोजाइज करने के लिए, बार बार उसको रियलाइज कराते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। उसने गलती करी, उसकी एक पनिशमेंट है, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करो। क्या है वो पनिशमेंट? ब्रेकअप, डिवोर्स, मेक सेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल गया कि पूरी जिंदगी बैठ करके आप उसको उल्टा बोलते रहो, उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे घरों में बहुत कॉमन है, जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं, वो अपना राइट समझते हैं, वो उसको प्यार का नाम दे देते हैं। ये प्यार नहीं है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये तो बहुत ही कॉमन डायलॉग है घर में, नकारा है, ये है, वो है, वट एवर इट इज। तो वो जो बच्चा है धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। ये जो टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हुआ था कुछ दिन पहले, वो मेरे दिमाग में घूम रहा है। आई वाज सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट और वहाँ पर पास वाली टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक था, वो शादी का एजेंट था जो शादियाँ कराते हैं, और बाकी लड़के वाले, लड़की वाले, वॉटेवर, वो सब और लोग कुछ 5-7-10 लोग बैठे थे। तो वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेशर्मों की तरह खुल करके बात हो रही थी कि 1.5 करोड़ में बात हुई थी,
और इतना कैश में था, इतना ऐसे था, इतना वैसे था, क्यों किया, क्या किया। तो मैं बस बैठा हुआ सुन रहा था, आई वाज जस्ट क्यूरियस। मैंने कहा ऐसी भी दुनिया है। मतलब वो एक सौदा कर रहे हैं, जैसे होते नहीं है कि एजेंट होते हैं प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं, बट सौदा किसका करा रहे हो? प्रॉपर्टी का करा रहे हो समझ आता है, लड़के का सौदा। और ऐसे एक दो लड़के नहीं है इंडिया में, शादी हो रही होती है, बाहर गाड़ी खड़ी होती है और वो अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है, ये देखो मेरे को ये गाड़ी मिली है। अरे शर्म नहीं आ रही तेरे को? पैसे क्यों ले रहा है? अगर तू और वो लड़की बराबर है तो क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे पैसा मिले? क्यों अपना सौदा होने दे रहा है? क्यों अपने आप को बेच रहा है? ऐसे लोगों को बेशरम बोलते हैं। इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है। और ऐसे कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच देते हैं पैसे के लिए। तो इसमें आप गलती उसकी नहीं कह सकते कि जो उसको खरीद रहा है, गलती उसकी है जो बिक रहा है। मानो लड़की वाले ने लड़के को खरीदा अपनी बेटी के लिए, अब वो बेटी उस घर में आएगी, आ करके सुनाएगी कि तेरी कमाई की गाड़ी नहीं है, मेरे बाप ने दी है। तो अब क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होनी चाहिए? नहीं सर, जब पहले नहीं होनी तो चाहिए, अब भी नहीं सर। क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। आप समझ गए? उसने बेची है ना, सौदा किया है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का। अब किस बात की सेल्फ रिस्पेक्ट? आप समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इशू देखने में बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं है। अगर एक लड़के में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसको पहले ही बोल देना है अपने घर वालों को कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं जिसको ले जाकर के आप मार्केट में बेच दोगे। अगर उसमें ये करने का दम नहीं है तो वो क्या कर रहा है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच रहा है हमेशा के लिए। अब अगर उसकी शादी में कोई आता है मेरे जैसा आदमी और आकर के उसके मुंह पे बोलता है हाँ भाई कितने का बिका तू? 1.5 करोड़ में। अरे लगता तो नहीं है, तू तो 1.5 रुपए का भी नहीं लगता मेरे को, तेरे को 1.5 करोड़ किसने दे दिया? जैसे बोलते नहीं गाड़ी के लिए कि सेकेंड हैंड गाड़ी है, ये तो 1.5 लाख से ऊपर की नहीं है, बुरा हाल है। तो उसको बुरा नहीं मानना है वहां पर, और मुझे वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। इसका छोटा सा एक क्लिप बनेगा और उसके जो दोस्त हैं वो उसको फॉरवर्ड करेंगे उसकी शादी से एक दिन पहले, मजा आएगा। तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही कहां। सर ये कैन वी से कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड्स दैट यू सेट अबाउट योरसेल्फ? Self respect is all about equality. It's all about fairness. You must be fair with the other person. Whether it's a relationship of an employer-employee, whether it's a relationship of two people living together or who got married, तो वहां पे इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। आपको ये समझना है कि जो सामने वाला पर्सन है वो और मैं एक्चुअल में इक्वल हैं, बाहर से दिखाने के लिए नहीं। मान लो आप वर्किंग हो, आपकी जो वाइफ है वो हाउसवाइफ है, तो आप दोनों इक्वल हो। ये नहीं है कि वो हाउसवाइफ है तो आप कुछ भी उसको बोलने लग जाओगे या उसको जा करके इंसल्ट करोगे या कुछ उल्टा सीधा बोलोगे। इसका मतलब क्या है? आपके खुद के फंडे क्लियर नहीं है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की? कि आपके खुद के फंडे क्लियर होने चाहिए, दैट इज वन। बट आपके फंडे क्लियर है और सामने वाले के नहीं है, अब क्या करोगे? टेक अ स्टैंड। हम अभी बात कर रहे थे जैसे इंडिया में पेरेंटिंग की, कि हम जनरली हमारे यहाँ पेरेंट्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जब हम मिस्टेक करते हैं एंड वी आर पॉइंटेड इट आउट वेदर बाय आवर एल्डर्स, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, तो हम वहाँ एकदम से हम शट हो जाते हैं। हम या तो चुप हो जाते हैं एकदम, या गुस्सा हो जाते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं। तो चुप हो जाते हैं तो अंदर से गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, चुप होके शांत हो जाते हैं। हम अपने आप को अंदर ही अंदर डिमीन करने लगते हैं। ओके, वी हैव मेड दिस मिस्टेक, नाउ वी हैव टू लिसन टू इट, इट्स डन। हाँ, तो उनसे आप बड़े पोलाइटली आराम से बात कर सकते हो कि मैंने माना मेरे से गलती हो गई, बट गलती तो आपसे भी हुई होगी कभी ना कभी लाइफ में। क्योंकि अगर आप कहते हो कि मैं एक गलती हूं, तो मैं किस गलती की वजह से इस दुनिया में आया? जो गलती आपने करी। आप आराम से बैठ करके उनसे बात कर सकते हो कि आई एक्सेप्ट कि मेरे से गलती हो गई है, बट बार बार जो आप मुझे बोलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप आगे से मत बोलना, क्योंकि आप कुछ मेरे को बोलोगे फिर ऐसा ना हो मैं भी कुछ ऐसा बोल दूं कि फिर आपकी भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो जाए। तो इसको बोलते हैं स्टैंड लेना। ये मत समझो कि ये दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो। और इस गलत फहमी में भी मत रहना कि अगर आप सामने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो इसलिए नहीं कि उसमें उनका फायदा है, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि उसमें आपका फायदा है। दैट इज नंबर वन, वो आपको खुद को समझना है। ये इसकी एक लेयर हो गई, क्योंकि आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे
तो ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी से तमीज से बात करोगे तो ही वो आपसे तमीज से बात करेगा। फिर वो चाहे आपके यहाँ पे पियोन है, चाहे सर्वेंट है, चाहे कोई भी है, आप उससे तमीज से बात करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे भी वो तमीज से बात करेगा। बट मान लेते हैं आप तमीज से बात कर रहे हो सामने वाले से और वो बदतमीजी कर रहा है, अब क्या करोगे? यू हैव टू टेक अ स्टैंड, सिंपल। यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट? इक्वालिटी। इक्वालिटी इज योर राइट, यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप कहोगे नहीं, लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया, लड़ाई इज पार्ट ऑफ लाइफ। लड़ने से इतना डरते क्यों हो? बजाय अपने अंदर एक लड़ाई हो, एंगर अंदर ही अंदर चलता रहे, इससे अच्छा है उसका सोल्यूशन निकालो। समटाइम्स पेरेंट्स का भी रिएक्शन काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है। लाइक क्या होता है कि जैसे पेरेंटिंग हम लोग की होती है बचपन से, ठीक है, सो पेरेंट्स को भी अवेयर नहीं होता एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हम लोग को बहुत रिप्रीमेंट करते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सेल्फ एस्टीम उसके पेरेंट्स के थ्रू ही डेवलप होती है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट केयर गिवर्स। तो अगर वो हर बार उनको डिमीन ही किया गया है बच्चे को, तो अनकॉन्शियसली बच्चा जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में वैलिडेशन ढूंढने लगता है। तो सर उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? बिकॉज दिस बिकम्स सो डैम टॉक्सिक। अपने आप को एजुकेट करो, और एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो स्कूल कॉलेज में मिलती है। बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा समझो कि लाइफ क्या होती है। एक सोशल स्ट्रक्चर में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर इक्वालिटी नाम की एक चीज़ होती है, फेयरनेस होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं। इतना बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड फेयरली, ये मेरा राइट है। नहीं तो क्या होगा, इसका एक एक्सट्रीम रिएक्शन भी होता है जो बहुत कॉमन है यहाँ पर इंडिया में, जहाँ पर कास्ट सिस्टम भी चलता है। अभी जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ पर तो इतना नहीं है, बट जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर अभी भी है। तो वहाँ पर उन लोगों को इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि उन लोगों के माइंड में बैठ जाता है कि हम इन्फीरियर हैं। ये प्रॉब्लम है। तो उनको ये समझना होगा कि उनमें और उनमें जो सो कॉल्ड सुपीरियर, सो कॉल्ड इंफीरियर, कोई फर्क नहीं है। जब ये बात अच्छे से गहराई से उन लोगों को समझ आ जाएगी तो एक बात तो पक्की है कि वो खुद को अच्छे से ट्रीट करने लग जाएंगे, जहां से शुरुआत हो जाएगी कुछ बदलाव की। क्योंकि अगर उन्होंने खुद ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आई डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड क्योंकि मेरे पेरेंट्स तक ने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आगे और कोई क्या रिस्पेक्ट करेगा। जैसे शादी हो जाती है और मानो लड़ाई झगड़ा हो गया, नॉर्मल है, हर घर में होता है। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, लड़की घर पे फ़ोन करती है तो घर वाले कहते हैं कि अब थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कहाँ तक जाएगा और कब तक चलेगा? ये सलाह ही गलत है। दे शुड से कि लड़ना नहीं है, लेकिन पोलाइटली सामने वाले को समझा दो कि मेरी आदत नहीं है इस तरह से ये सब चीज़ें टॉलरेट करने की। पावर डायनामिक्स होती है एक रिलेशनशिप में, ये चीज़ें हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या बीच में कॉन्सेप्ट घुसा देते हैं इमोशनल होकर के, प्यार है, मोहब्बत है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाने लग जाते हैं। एक रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन है वो प्यार नहीं होता है, रिस्पेक्ट होता है, इक्वालिटी होती है, फेयरनेस होता है, एप्रिसिएशन होता है एक दूसरे के लिए। तब जाकर के वो रिलेशनशिप एक्चुअल में प्रॉस्पर करती है। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद बचा करके रखना है। तो सर हम हेल्दी वैलिडेशंस जो हैं अपने क्लोज वंस से सीख कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या अगर हम बिल्कुल वैलिडेशन, कोई इंसान है वो बिल्कुल ही वैलिडेशन सीख नहीं करता, दैट पर्सन नोज़ कि ये जो है ये मेरे लिए सही है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी का स्टैम्प चाहिए इस पर कि नहीं यू आर डूइंग राइट। वो चाहे मेरी खुद के पेरेंट्स हों या मेरी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। तो इसमें मतलब इज़ दिस हेल्दी वे ऑफ डूइंग थिंग्स? 100%। ना आपको वैलिडेशन सीख करनी है, ना किसी को वैलिडेशन देनी है। एप्रिसिएशन दे सकते हो बट यू मस्ट नॉट वैलिडेट। आप होते कौन हो वैलिडेट करने वाले? और किसी से वैलिडेशन सीख क्यों कर रहे हो? द मोमेंट यू सीक वैलिडेशन फ्रॉम समवन, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल उनको दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सीक वैलिडेशन इन व्हाट आई एम डूइंग, तो आपको क्या लगता है कोई वैलिडेट करेगा मेरे को ये करने के लिए जो मैं अभी कर रहा हूं? आज क्या डे है? वेडनेसडे, वर्किंग डे, और हम यहाँ बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका काम धंधे से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। तो क्या लगता है कौन मुझे वैलिडेट करेगा ये करने के लिए? अगर मैं उनसे पूछूं कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तो यही कहेंगे कि नहीं करना चाहिए। तो मैं क्यों पूछूं? और मैं उनको क्यों बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? उनको जो करना है वो करें, मुझे जो करना है मैं करूंगा। हाँ, अगर मेरे ये करने की वजह से उनकी लाइफ पे कोई गलत असर आ रहा है तो मुझे इस काम को इस तरीके से करना है कि उनकी लाइफ पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। जब तक
उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे ये करने से, तो मैं उनको क्यों राइट दूं ये बोलने का कि मैं ये करूं या ना करूं। एक और आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं, कभी भी किसी से राय लेते हो ना, उससे ये मत पूछो कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फंस जाओगे। उसने बोला करना चाहिए और आप नहीं करोगे तो रिलेशन खराब होगा, वो कहेगा नहीं करना चाहिए फिर आप करोगे तो रिलेशन खराब होगा। आप ये बोलो कि आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट विद यू अबाउट द पॉसिबिलिटीज, कि करने के क्या प्लस माइनस है और ना करने के क्या प्लस माइनस है। मैं एज अ फ्रेंड या एज अ वेल विशर या एज योर चाइल्ड, अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हो, बट डिस्कस कर रहे हो आपसे कि ये करने की क्या प्लस माइनस है और ये ना करने की क्या प्लस माइनस है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। डोंट टेल मी कि ये करना है नहीं करना है। द मोमेंट यू आस्क समबडी कि करना सही है या नहीं है, बुरी तरह से फंसोगे जा करके। तो जैसे अभी वैलिडेशन की बात हो रही थी, समटाइम्स इट कम्स आउट ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी। जैसे आपने कहा कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, हम हमेशा कुछ उससे सीख करते हैं, वो हमसे सीख करता है। क्या इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर? क्या हमें कॉन्शियसली उस चीज़ को लो रखना चाहिए कि अच्छा अगर हमें दिखता है किसी रिलेशनशिप में कि हाँ इमोशनल डिपेंडेंसी हो रही है, एक सॉर्ट ऑफ हल्का सा फियर भी आता है। हल्का सा नहीं आता है, बहुत आता है। और इमोशनल डिपेंडेंसी होती है अगर आप एक इंसान है तो, जहाँ पर एक रिलेशनशिप है वहाँ पर अटैचमेंट भी है, इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है। जब अलग होगे तो दोनों को गुस्सा भी आएगा, दोनों रिएक्ट भी करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसके लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो जितना आप सामने वाले के क्लोज होते चले जाओगे, उतना ही जब प्रॉब्लम होगी तो उतना ही दर्द भी ज्यादा होगा। जैसे ये दो हाथ है, इसको अगर हमने किसी एडहेसिव से चिपकाया जो आराम से अलग हो सकता है तो कोई दर्द नहीं है। चिपकाया ही नहीं एडहेसिव से तो पास आए दूर गए। अब ऐसे एडहेसिव से चिपका दिया है जिसको अलग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं। द मोमेंट देयर इज अ फ्रिक्शन तो बहुत दर्द होगा। तो रिलेशनशिप्स बाय इट्स वेरी नेचर आर पेनफुल। अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ये समझ करके ही जाना। मतलब अगर ये सोच करके एक रिलेशनशिप में जा रहे हो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, घर में भी सब बढ़िया होंगे, इन लॉज भी बढ़िया होंगे, ये भी बढ़िया होगा, वो भी बढ़िया होगा, कभी हमारी लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, कभी कोई बहस ही नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। सब कुछ होगा। तो उसके लिए तैयार होकर के जाओ एक रिलेशनशिप में। बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट दे वांट टू डू दैट इज इन लाइन विद देयर बेसिक नेचर, तो क्लैश हो जाएगा। वो आपको कुछ करने से रोकेगा तो लड़ाई, आपने उसको कुछ करने से रोका तो लड़ाई, तो लड़ाई तो होगी। तो ये सीखो ना लड़ते कैसे हैं। ये क्यों सीखते हो कि प्यार कैसे करते हैं। मैं आपको बड़ा मजेदार एक बात बता रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो। हम सब मूवीज देख देख करके ये तो सीख गए कि प्यार कैसे करते हैं, जो एक्चुअल में प्यार नहीं है, बेवकूफी है। बेवकूफों की तरह कुछ दिखाया जा रहा है कि एक इंसान है जो अच्छा है, एक है जो बुरा है, वो हीरो है वो विलन है। ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में पता है क्या होता है, एक ही इंसान के अंदर हीरो भी होता है, विलन भी होता है। और जब वो आपको दिखता है तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, अब आप कहते हो ये क्या हो रहा है। बट अगर खुद के अंदर आपने झांक करके देख लिया है कि मेरे अंदर क्या क्या है, और लड़ना सीख लिया है, लड़ना भी बोल सकते हो, नेगोशिएशन भी बोल सकते हो, द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन इन अ रिलेशनशिप। फिर वो पर्सनल रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कुछ भी है, तो वो आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। लड़ना जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं नेगोशिएशन की बात कर रहा हूं। नेगोशिएशन में लड़ाई होती है, कई कई महीनों तक नेगोशिएशन चलती है, फिर जाकर के दोनों पार्टीज एक दूसरे के पॉइंट पे एग्री करती है, कहीं बीच में सेटलमेंट होता है। नेगोशिएशन को अगर हम एज अ स्किल देखें, ठीक है, जो कि हमारी डे टू डेली लाइफ में, चाहे बिजनेस हो चाहे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो, तो कहीं ना कहीं जो साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति में बोला गया है वो हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन सर कई बार वहाँ पे माइंड में डाउट आ जाता है कि एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। ये जो साम दाम दंड भेद है ना, ये कोई गलत चीज नहीं है। ये क्या है कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप सामने वाले के साथ में बिहेव कर रहे हो। दाम मतलब सामने वाले को आपसे पैसा चाहिए और आप उससे पैसे की बातें नहीं कर रहे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, तो गड़बड़ हो गई ना। वो रिलेशनशिप चलेगी क्या। आप मेरी कंपनी में आ जाते हो जॉब के लिए, आप ज्वाइन कर लेते हो। अब मैं आपको पैसे तो नहीं दे रहा, आप आए हो पैसे के लिए कि पैकेज की हमने बात करी कि भाई साल का 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। अब मैं वो आपको नहीं दे रहा, लेकिन बातें बड़ी प्यारी प्यारी कर रहा हूं
और आपको अपने कैबिन में साथ में बिठा रहा हूँ, साथ में हम खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जब महीना एंड होता है तो आपके हाथ में काट पीट करके 2 लाख रुपए पकड़ा देता हूं, तो गड़बड़ हो गई ना। और ये भी हो सकता है कि कोई इंसान है, उसके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता है एक लेवल के बाद में जाकर के। अब इसको आप बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास में, तो आपको समझ आता चला जाएगा कि कैसे किस रिलेशनशिप को मैनेज करना है। कई बार रिलेशनशिप को खत्म भी किया जाता है जब समझ आ जाता है कि उस रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं दोनों के लिए, और फिर भी हम खींचे चले जा रहे हैं, तो खत्म करो उसको। सो इस तरह से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है कि इस रिलेशनशिप में किसके लिए क्या है, सामने वाले को क्या चाहिए। इन अदर वर्ड्स, वही जो मैंने कहा, फेयर प्ले, मतलब इट हैज टू बी अ विन विन फॉर बोथ। और ये इतना आसान है एक लेवल पे समझना और एक लेवल पे बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान बोलता कुछ है, एक्चुअल में होता कुछ और है। आपकी जो वाइफ है आपको बोलेगी कुछ और, नाराज किसी और बात पे होगी। तो समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में किस बात पे नाराज है और एक्चुअल में उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। वो उसको खुद भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। तो जब ऐसे दो लोग आकर के मिलते हैं तो वहां पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनी नहीं पाती है। जब एक इंसान को क्लियर हो जाता है कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो ये क्लियर करना कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है लाइफ में। इफ यू कैन एक्चुअली डू इट इन रियल लाइफ, इफ यू कैन मेक इट हैपन। एक एस्पेक्ट है लाइफ में ये क्लियर होना कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। मान लो पीस ऑफ माइंड चाहिए, बट ये जो पूरी दुनिया मुझे जिस डायरेक्शन में भगा रही है वहां पर पैसा तो है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्योंकि जहां मैं इस पीस ऑफ माइंड के डायरेक्शन में गया वहां पे वैलिडेशन 0 है, तो अब तो मैं फंस गया। अब क्या करूं? तो इफ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ सिचुएशन इन योर लाइफ जहां पे आपने फिगर आउट कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो इस क्लैरिटी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको यह भी समझ आ जाएगा सामने वाले को क्या चाहिए। अब अगर आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती चली जाती है, फिर वो अनब्रेकेबल हो जाती है, अनशेकेबल हो जाती है। अब आप ये कह सकते हो कि वो रिलेशनशिप 99% आपको वो दे रही है जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एक रिलेशनशिप। लाइफ में रिलेशनशिप से ऊपर कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में कहीं पे, 25 ईयर्स समथिंग, हैप्पीनेस के ऊपर। तो एक कंक्लूजन सिंपल सा निकल करके आया, कोई बहुत अमीर गरीब ये वो वटेवर, जिसकी रिलेशनशिप अच्छी थी वो खुश थे एट द एज ऑफ 70 ईयर्स 80 ईयर्स, जिनकी नहीं थी वो दुखी थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। सर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं करेक्ट हूँ इस चीज़ में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्लैरिटी आ जाती है हमारे मन में, जैसे हम अपने आप से पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। हमें लाइफ से क्या चाहिए, हमारा पर्पस क्या है, हम हैं कौन। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कड़ी है, अगर हम एक कड़ी खोल देते हैं तो धीरे धीरे करके कई सारी कड़ियाँ हैं जो खुलती चली जाती हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़ता चला जाता है। जो हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, फियर की बात करते हैं, ओवर थिंकिंग, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ये सारे जुड़े हुए हैं। एक्सपेक्टेशंस हो गई, हमें जस्ट एक कड़ी हम धीरे से खुलेंगे तो इट्स ऑल रिलेटेड। क्या मैं सही हूँ इस चीज़ में? एब्सोल्युटली। इसकी जो सबसे पहली कड़ी है वो आप खुद हो। अगर आप खुद को अच्छे से समझते चले जाओगे, आपको समझ आ जाएगा आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो। अब ऐसा नहीं आप सिर्फ अच्छे हो या बुरे हो, आप अच्छे हो कोई और बुरा है। लोग यहाँ जीते हैं बच्चों की तरह कि अच्छा इंसान है वो बुरा इंसान है। ये क्या होता है? जब आप खुद को अच्छे से समझ जाते हो तो आप सामने वाले को बहुत आराम से समझ सकते हो, और वहाँ से शुरुआत हो जाती है ये सब जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो वर्ड्स हम भारी भारी यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड, ये क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाता है। और जितना गहराई से आप इन चीज़ों को समझते हो उतना ही डीपली आप सामने वाले से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या समझते हैं? डिटैचमेंट। बकवास। स्पिरिचुअलिटी इज अल्टीमेट अटैचमेंट, टोटल अटैचमेंट। तो अभी जो भी हमने डिस्कशन किया आज के इस सेशन में,
अगर इसको पूरे को समअप करना हो वो क्या है कि आप सामने वाले को पहले फेयरली ट्रीट करो, सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, तो यू डिजर्व रिस्पेक्ट. अगर आप ही रिस्पेक्ट नहीं करते यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट. अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तब भी यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड. अगर सामने वाला, अब इसकी एक तीसरी लेयर है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड यू नो दैट यू डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, you don't have to put an effort in it. You will immediately take a stand and fight for what is right and tell it to the other person, I don't deserve to be treated in such a way. I hope that sums up the whole conversation. Wish you all the best. It was pleasure talking to you and pleasure meeting.